हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन पढ़ चुके हैं कि कैसे जो इम्पल्स हैं वो जनरेट होते हैं किसमें, हार्ट में, और उन इम्पल्स के जनरेट होने से कैसे हार्ट के जो चेंबर्स हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि वो सिकुड़ते हैं और कैसे वो एक्सपेंड होते हैं। तो उसके पीछे जो मैकेनिज्म थी उसके बारे में अपन ने बात की कि हार्ट की जो मसल सेल्स हैं, हार्ट मसल सेल्स हैं या कार्डियक मसल सेल्स हैं, उनके अंदर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की एक्टिविटी होती है। और रिपोलराइजेशन जो एक्टिविटी थी वो उनके अंदर सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि उनका कॉन्स्ट्रिक्ट होना और उनका एक्सपेंड होना जो है वो क्या कर रही थी, डिटरमाइन कर रही थी। अब अपन ये बात करेंगे कि ये जो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन ये जो इलेक्ट्रिकल इवेंट कार्डियक मसल्स में होता है, इस कार्डियक मसल में होने वाले इस इलेक्ट्रिकल इवेंट को क्या किया जा सकता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक अपरेटस की सहायता से। और वो अपरेटस जो है वो कहलाती है ईसीजी मशीन यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन। ठीक है, और उस ईसीजी मशीन से अपने को ग्राफिकली हार्ट की एक्टिविटी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। व्हाट वी कॉल दैट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड द प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अपन यूं कह सकते हैं, दिस इज ग्राफ ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना, वर्सेज उसके साथ किसको, वर्सेज टाइम के साथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और इसके लिए अपन क्या करते हैं, वी विल यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक जो मशीन है उसको यूज करेंगे, जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स। कभी अगर आप डायग्नोसिस सेंटर पे गए हैं तो देखे हो तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको स्किन पे अटैच किया जाता है या लगाया जाता है। कैसे, जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो राइट आर्म लेफ्ट आर्म के ऊपर वो इलेक्ट्रोड लगेंगे। ठीक है, एक एक ऐसे ही जो लेग हैं, राइट लेग और लेफ्ट लेग के ऊपर, और 6 जो हैं, ये तो RALA हो गया, ये RL लेफ्ट L हो गया, और V1 से लेकर के V6 तक यानी कि 6 इलेक्ट्रोड कहां पे लगाए जाते हैं, चेस्ट वाले हिस्से में। ठीक है, और ये सभी इलेक्ट्रोड्स जो हैं जो यहां पे अटैच किए गए हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मशीन के अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां पे ये जो इंपल्स लो रेट के ऊपर प्राप्त हो रहे हैं उनको हाई रेट पे कन्वर्ट करके ग्राफिकली क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके हार्ट की कंप्लीट हेल्थ को क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में, वोल्टेज वर्सेज टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंड the particular machine which is used is called the electrocardiographic machine in which we are using the electrodes। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको अपन एडेसाइज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक ट्रांसमिटिंग केमिकल का उपयोग करते हुए। कहां पे, चेस्ट पे, V1 से V6 जो है वो चेस्ट वाले एरिया में, इंटरकोस्टल जो स्पेस है उनके अंदर, प्लस दोनों आर्म्स पे, दोनों लेग पे। इज दिस क्लियर। अब देखिए जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आता है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर, वो कैसा आएगा, और उसकी स्टडी अपन कैसे कर सकते हैं।
दिस इज टाइम, अपन ने कहा था टाइम, और वोल्टेज, ठीक है ना, जो मिली वोल्ट में है यहां पे। उसके साथ अपन ये क्या कर रहे हैं, ग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपने को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कैसा होगा देखिए वो। एक हेल्दी पर्सन का जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपने को प्राप्त होगा वो ऐसा होगा, जिसमें आपको मल्टीपल वेव्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये पीक जो है, दिस इज कॉल्ड द पी वेव, और ये अपने आप में इंडिकेशन है। कल के टॉपिक को आप ध्यान में रखना, किस चीज का इंडिकेशन वो अभी अपन बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड द पी वेव, इज दिस क्लियर? दिस वन इज कॉल्ड क्यू वेव, दिस वन इज कॉल्ड R wave, this one is S and this one is T. Is this clear? अब देखिए इसमें एक एक जो वेव है उनका अपने आप में एक क्या है, इंपॉर्टेंस है, एक रोल है। कैसे? जैसे सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, P वेव, ठीक है। P वेव का मतलब क्या है, पीछे जाइए, कल देखिए जो एट्रियल मसल थी वो कौन सी अवस्था से, रेस्टिंग स्टेज जो थी उससे कौन सी अवस्था में आई थी, डिपोलराइज, यानी कि प्लस प्लस हो रहा था और ऊपर की ओर क्या हो रहा था, माइनस, ठीक है, यानी कि डिपोलराइजेशन हो रहा था। तो ये जो डिपोलराइजेशन है उस समय पी वेव क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। और पी वेव किसके डिपोलराइजेशन को शो करेगी, द पी वेव विल शो द डिपोलराइजेशन ऑफ एटेरिया, ठीक है। और इस डिपोलराइजेशन से क्या होगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल मसल्स जो हैं उनके अंदर क्या हुआ है, डिपोलराइजेशन हुआ है। देन दिस पर्टिकुलर डिपोलराइजेशन विल बी जस्ट फॉलोवर्ड बाय व्हाट, जस्ट फॉलोवर्ड बाय सिस्टोल ऑफ एटेरिया। एटेरियम का क्या होगा, सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब जानते हो ना, कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो हार्ट का कौन सा पार्ट है, एट्रियल पार्ट है ऊपर वाला, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इनके अंदर, सिस्टोल, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ये, और इनके कॉन्स्ट्रिक्ट होने से एट्रियल ब्लड जो है वो किसके अंदर आकर के भरेगा, वेंट्रिकल्स में। आर यू गेटिंग क्लियर है ये बात, ठीक है ना। तो एट्रियल मसल जो हैं उनके अंदर डिपोलराइजेशन हुआ, वो डिपोलराइजेशन कार्डियक एक्टिविटी के रूप में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट होगा, कौन सी वेव से, पी वेव से। इज दिस क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो है QRS कॉम्प्लेक्स, ये जो पीक है, ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पी वेव। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अपन ले रहे हैं बेटा QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स। दिस QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू थिंग्स, ठीक है ना। वन इंपॉर्टेंट, पहली कौन सी, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। किसका डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन, ठीक है ना। जस्ट इसका मतलब क्या हुआ, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन का मतलब जस्ट फॉलोड बाय, जो ही वो वेंट्रिकल मसल्स के अंदर डिपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्या होगा, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, ठीक है। और वेंट्रिकल्स सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, राइट जो वेंट्रिकल है उससे क्या निकल रहा है, ये देखिए, पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के चली जाएगी, और यहां से ये क्या निकल रही है, एओर्टा जो बॉडी पार्ट्स को कौन से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के चली जाएगी। इनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो सेमिलूनर वॉल्स इनके ओपन होंगे दोनों तरफ, और ब्लड जो है वो अपने अपने पार्ट्स की ओर
गमन कर जाएगा, लेफ्ट से वेंट्रिकल से बॉडी को और राइट वेंट्रिकल से किसको, लंग्स को। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। सेम टाइम में मैंने कहा था दूसरी जो एक्टिविटी हो रही है, सेम टाइम में एक चीज और क्या हो रही है कि जो एट्रिया हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, सेम पीरियड में, सेम टाइम, रिपोलराइजेशन टेकिंग प्लेस इन एट्रिया। एट्रियम जो है उनके अंदर क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन, यानी कि इधर क्या होता जा रहा है, डिपोलराइजेशन आगे बढ़ता जा रहा है, तो पीछे वाले जो पार्ट हैं उनके अंदर, यानी कि हुआ क्या कि एट्रिया से जो इंपल्स है वो किसके अंदर आ गया, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो एट्रियल मसल्स जो हैं वो डिपोलराइजेशन के बाद में किसमें प्रवेश कर चुकी हैं, रिपोलराइजेशन में, और ये रेस्टिंग फेज से किसमें प्रवेश कर चुकी हैं, डिपोलराइजेशन में। क्लियर है क्या, क्योंकि पहले डिपोलराइजेशन कहां हुआ, एट्रिया में, जो पी वेव के थ्रू दिखाया अपन ने। अब वो एट्रिया से इंपल्स क्या एवी नोड और हिज बंडल्स के थ्रू, प्रुकिंजे फाइबर्स के थ्रू किसमें इंपल्स आ गया, वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल मसल्स जो हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज टेकिंग प्लेस, डिपोलराइजेशन। तो फिर ये किसमें प्रवेश कर गई, रेस्टिंग फेज, डिपोलराइजेशन। देन ये किसमें आ गई, अब डिपोलराइजेशन के बाद में यहां पे तो कौन सी फेज आ गई, रिपोलराइजेशन, और ये रेस्टिंग फेज से ये किसमें इंटर कर गई, डिपोलराइजेशन में। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगली जो स्थिति होगी वो क्या होगी, एक वेव आपको और दिखाई दे रही है एंड दैट इज कॉल्ड द टी वेव। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टी वेव, ठीक है। दिस टी वेव इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, किसका रिपोलराइजेशन नहीं हुआ है, यस, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। किसका रिपोलराइजेशन नहीं हुआ है, वेंट्रिकल्स का। तो वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेज इनकी क्या होगी, रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का मतलब ही क्या है, वी कैन से क्या कि वेंट्रिकल्स जो हैं उनके अंदर अभी क्या चल रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन चल रहा है, लेकिन वो रिलैक्स फेज की ओर, यानी कि रेस्टिंग फेज की ओर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो ये जो फेज या टी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। ये तीनों चीजें आप इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखेंगे। नीट के अंदर ये पूछी जाती हैं कि टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, या पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है। इज दिस क्लियर। एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप कि वेंट्रिकुलर, जो अभी मैंने बोला है वैसे, लेकिन नोट कर लेना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब तक कंटिन्यू करता है, इट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ टी वेव, ठीक है। हाँ, टी वेव के एंड होने के बाद फिर वेंट्रिकुलर मसल्स जो हैं वो भी कौन सी फेज में जाना शुरू कर देंगी, रेस्टिंग फेज में, क्योंकि रिपोलराइजेशन के बाद में क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा अपने को, वेंट्रिकुलर, वी कैन से वेंट्रिकुलर रेस्टिंग फेज, ठीक है। क्लियर है। तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल कब तक, सिकुड़ना कब तक चलता रहेगा, टिल द एंड ऑफ यहां तक, किसके एंड, टी वेव के एंड तक, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा फिर आपसे कुछ और छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, और वो छोटी छोटी बातें क्या हैं, देखिए ये मैं यहां पे, देखिए जहां पे पी वेव जो है वो स्टार्ट हो रही है, वहां से लेकर जहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, वहां का एक पार्ट ले रहा हूं, दिख रहा होगा आपको, क्लियर, ठीक है ना। ये कहलाता है पी आर इंटरवेल, व्हाट वी कॉल दिस, पी आर इंटरवेल, ठीक है। और दूसरा जो इंटरवेल है वो देखिए यहां से, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जहां पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वहां से चल रहा है, और कहां तक ले रहा हूं बेटा, टिल द एंड ऑफ टी वेव। दिस इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दैट, क्यू टी इंटरवेल। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पी आर इंटरवेल क्या है, व्हाट इज द पी आर इंटरवेल, ठीक है ना। तो वी कैन से ए इंटरवेल या पीरियड विच इज स्टार्टिंग, कहां से स्टार्ट हो रहा है, पी आर,
interval from the beginning of P wave to beginning of what? QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स जो है उसकी बिगिनिंग तक जो चल रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? PR इंटरवल। क्लियर है? यानी कि PR इंटरवल जो है वो क्या है? दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन द एट्रियल डिपोलराइजेशन, ध्यान से सुनना, एंड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है ना? देखिए यहां तक क्या हुआ? पी वेव का मतलब वेंट्रिकल्स, सॉरी एट्रिया का क्या हुआ? डिपोलराइजेशन। और यहां से अब क्या स्टार्ट हो रहा है? वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन। याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ये टाइम पीरियड है किसके बीच का? एट्रियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बीच का टाइम पीरियड। ठीक है ना? तो अपन दूसरे तरीके से अपन इसको यूं भी कह सकते हैं, टाइम पीरियड बिटवीन एट्रियल depolarization, one set of atrial depolarization and one set of between atrial depolarization and one set of ventricular depolarization। ठीक है ना? यानी कि एट्रिया के सिकुड़ने से लेकर और वेंट्रिकल्स के सिकुड़ना प्रारंभ होने तक अपन ये कह सकते हैं जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? PR इंटरवल। ठीक है? अब देखिए इस पीरियड को आपको यूं पूछा जा सकता है कि इस पीरियड की जो लेंथ है वो कितनी है? एट्रिया से वेंट्रिकल तक, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल तक इंपल्स के पहुंचने में 0.16 सेकंड लगते हैं। एट्रिया से वेंट्रिकल तक जो इंपल्स पहुंच रहे हैं उसमें कितना? 0.16 सेकंड का टाइम लग रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है? अब देखिए, अब ध्यान से सुनना कि अगर ये एट्रियल वेंट्रिकुलर इंटरवल जो है ये लेस देन 120 मिली सेकेंड हुआ, 120 मिली सेकेंड हुआ, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में द पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड दैट इज कॉल्ड वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। ठीक है? जो टाइम है वो क्या है? दिस इज द पर्टिकुलर टाइम। ठीक है ना? इफ दैट इज टेकन, अगर ये इससे क्या है? लेस है, 120 मिली सेकेंड आ रहा है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं इसको 0.12 आ रहा है, से भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम से क्या है? ग्रसित है। ठीक है? इफ दैट इज कमिंग, यानी वो वहां पे 160 मिली सेकेंड कर सकते हो आप उसको। ठीक है ना? अब देखिए, अगर ये 200 मिली सेकेंड से ज्यादा आ रहा है, इफ द PR इंटरवल इज मोर देन 200 millisecond, then this will be called first degree atrioventricular block। atrioventricular block, ध्यान रखेंगे आप ये। ठीक है ना? द PR इंटरवल इज ऑफ द 0.16 सेकेंड, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक क्या है? 160 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। लेकिन अगर ये 160 से नीचे, यानी कि 120 मिली सेकेंड से भी नीचे चला गया, तो दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड द वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। और इफ दैट इज गोइंग मोर देन 200 मिली सेकेंड, तो फिर वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। क्लियर है बेटा? ठीक है? नेक्स्ट, अब इसके साथ ही आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि ये तो हुआ PR इंटरवल, लेकिन एक दूसरा इंटरवल और दे रखा है, एंड दैट इज द, क्या है वो? QT इंटरवल। ठीक है ना? QT इंटरवल क्या है? दिस इज द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर एक्टिविटी। इस दौरान क्या हो रहा है बेटा? देखो,
वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रहा है और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है। याद है ना आपको टी वेव के एंड तक, यानी कि वेंट्रिकुलर एक्टिविटी का टाइम पीरियड है कौन सा, QT इंटरवल ले लें अपन। QT इंटरवल इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेंट्रिकुलर एक्टिविटी। तो आई एम टेकिंग हियर व्हाट, QT interval. What is this? Time period of ventricular activity. That's when this is showing the both क्या, अरे बोलो, both depolarization and repolarization ऑफ वेंट्रिकल्स। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है ना, एक्टिव है, क्योंकि एक्सपेंशन में एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, वो तो रिलैक्स हो जाएगी, मसल तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स में, वो एक्टिव हैं, सिकुड़ रहे हैं। टी वेव के एंड तक बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, अगर आपको ध्यान में हो तो, ठीक है ना। तो ये जो इंटरवल है कहां से स्टार्ट हो रहा है, from the beginning of क्या, QRS कॉम्प्लेक्स। ये देखिए बेटा, Q वेव यहां से स्टार्ट हुई है और ये Q वेव Q पीक आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट हुआ टिल द एंड ऑफ T वेव। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ QRS वेव या कॉम्प्लेक्स and till the end of what, T wave, ठीक है। and it will take, इसका जो टाइम होगा वो होगा बेटा 0.36 to 0.44 सेकेंड, 360 to 440 मिली सेकेंड। इज दिस क्लियर? कौन सा, QT इंटरवल, क्लियर है। अगर यह टाइम पीरियड कम या ज्यादा होता है तो हाइपो या हाइपरकार्डिया जैसी पर्टिकुलर डिजीज या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ये आप ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? चले आगे। अब देखिए नेक्स्ट, इसी पर्टिकुलर चार्ट से फिर आपको और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन थिंग विच वी हैव टू बी रिमेंबर एंड दैट इज द, जो PR इंटरवल और QR इंटरवल के अलावा है वो है बेटा एक PR सेगमेंट, ठीक है ना। PR सेगमेंट किसे कहेंगे अपन? देखिए ये P वेव यहां पे क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहां पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। यहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, QRS। तो PR सेगमेंट के बारे में आप एक चीज अपने दिमाग में रखें, क्या है PR सेगमेंट? बहुत सिंपल है, फ्लैट होता है ये लो अब, और अब आप डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये PR सेगमेंट? स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से बेटा? फ्रॉम एंड ऑफ P वेव, ठीक है, एंड कहां तक है, एंडिंग टू, कहां पे, स्टार्टिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये स्टार्ट तो कहां से हुआ, एंड ऑफ P वेव से, और गया कहां तक, जहां पे QRS क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, PR सेगमेंट। व्हाट वी कॉल दिस, PR सेगमेंट। क्लियर है क्या? बोलिए। ऐसे ही फिर आपसे एक पूछा जा सकता है, कौन सा, ST सेगमेंट। तो दिस वन इज ST सेगमेंट, ये ST सेगमेंट है, ठीक है ना। ST सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये QRS कॉम्प्लेक्स को और T वेव को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना।
ये डेफिनेशन इधर भी ये ऐसी बना सकते हो, इधर भी ऐसी बना सकते हो, कनेक्ट करने वाली। तो मैं दूसरी डेफिनेशन दूसरे तरीके से दे रहा हूं, क्या कि जो एसटी सेगमेंट है वो किसको कनेक्ट कर रहा है? कनेक्टिंग व्हाट? QRS कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट? T वेव। या मैं ये कह सकता हूं इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स एंड टिल द, कहां तक चल रहा है? बिगिनिंग ऑफ द T वेव। इस तरीके से डेफिनेशन बनाना चाहें तो इधर क्या हो जाएगा? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द P वेव एंड टिल द बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? बोलिए। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो क्या है? समटाइम्स इन मेडिकल साइंस ए पर्टिकुलर पॉइंट इज यूज्ड and that particular point is called the J point. J point. What is the J point? ठीक है ना? This is the point which will reflect, जो appear होता है पोस्टबॉर्न स्थिति में कभी कभी, या अपन ये कह सकते हैं कोई भी पर्सन हाइपोथर्मिया से अफेक्टेड है या कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हाइपर कैल्सीमिया से अफेक्टेड है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है जो QRS कॉम्प्लेक्स के एंड पे और ST सेगमेंट की बिगिनिंग के ऊपर क्या हो रहा है पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? J पॉइंट। ठीक है ना? और इसकी स्थिति क्या होती है? ये अपन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉन्गर हो जाए J पॉइंट, यूं बढ़ जाए, जैसे यूं जा रहा है, यहां पे यूं जा रहा है और फिर ये ST सेगमेंट है। इफ दिस इज बीइंग लाइक दिस, लंबा हो रहा है, ठीक है ना? तो फिर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किससे पीड़ित है? J पॉइंट अबनॉर्मलिटी विल रिप्रेजेंट द हाइपोथर्मिया और हाइपर कैल्सीमिया। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बाकी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं वो और क्या है? आपको ये जो पर्टिकुलर डायग्राम्स हैं, जो डायग्राम है किसका? हेल्दी पर्सन का, उसकी जगह पे अनहेल्दी पर्सन के डायग्राम दिए जा सकते हैं और उनको अपन बोलते हैं अबनॉर्मल कंडीशंस या अबनॉर्मल इकोकार्डियोग्राम्स। और फिर उनको आपको पढ़ करके या देख करके ये बताना है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर कौन सा डिसऑर्डर है। ठीक है? तो अबनॉर्मल इकोकार्डियोग्राम्स आपको दिए जा सकते हैं जिनकी पहचान आपको करनी है कि ये कौन सा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। ठीक है? तो मैं एक एक करके ले रहा हूं। तो देखिए अबनॉर्मल स्थिति जो है या कंडीशंस जो हैं उनके अंदर अपने को कैसे किस प्रकार के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त होंगे। तो पहली जो स्थिति आपके समझ में आ सकती है, पकड़ में आ सकती है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देख करके, जैसे मैं ये बना रहा हूं फर्स्ट वन। पी वेव को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, पी वेव को फ्लैट कर रहा हूं। दिस वन इज QRST। तो इसमें क्या देख रहे हो बेटा आप? व्हाट इज पी वेव जो है वो कैसी है? फ्लैट। और ऐसा कब होगा? जब आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा व्हेन SA नोड, ये कंडीशन जो है वो क्या है? SA नोड ब्लॉक्ड। ठीक है ना? जब ऐसे नोड जो है साइनोएट्रियल नोड जो है वो क्या हो चुकी हो? ब्लॉक हो चुकी हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर पी वेव कैसी आएगी? फ्लैट आएगी। यानी कि आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, टी वेव दिखाई दे रही है लेकिन पी वेव नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या? ऐसे नोड ब्लॉक हो गई है। क्यों? इसे समझ जाओ आप। पी क्या था? पी एट्रिया में डिपोलराइजेशन को शो कर रहा था। ये एट्रिया है। ठीक है? तो एट्रियल डिपोलराइजेशन जो है, एट्रियल मसल्स के अंदर जो डिपोलराइजेशन था उसको कौन सी वेव रिप्रेजेंट करती है? पी। और एट्रिया में डिपोलराइजेशन के लिए जो इंपल्स पैदा कर रहा था वो कौन सी नोड थी?
याद कीजिए, कल ही बात की थी अपन ने। ऐसे नोड यानी कि ऐसे नोड की जो मसल्स हैं उनके अंदर डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसे नोड वर्क नहीं कर रही है, यानी कि ऐसे नोड क्या है, ब्लॉक है। और ऐसे नोड ब्लॉक है तो ऐसे नोड के कारण जो, या उसके डिपोलराइजेशन के कारण जो वेव आनी चाहिए थी वो वेव नहीं आएगी। तो अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आप कैसे बचा सकते हैं? तो कल भी अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर, क्योंकि ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर। आपको आर्टिफिशियल पेसमेकर यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंप्लांट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। ऐसे नोड जब ब्लॉक होती है तो क्या होना शुरू हो जाता है, व्हाट विल हैपन, हार्ट बीट जो है वो स्लो पड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, आर्टिफिशियल पेस मेकर आप यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा जो आपको इकोकार्डियोग्राम मिल सकता है, वो कैसा मिल सकता है बेटा, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ द इकोकार्डियोग्राम। क्या देख रहे हो बेटा आप, पी पी पी, क्यू आर एस टी, यानी व्हाट आर यू सेइंग, आई थिंक मल्टीपल पी वेव। ठीक है, और ये मल्टीपल पी वेव जो है उनका आना अपन ये कह सकते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्ड डिग्री वेंट्रिकुलर या हार्ट ब्लॉक भी अपन उसको कह सकते हैं, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, और ये मल्टीपल पी वेव का आना, तो इसका मतलब क्या है, आगे की जो एक्टिविटी है वो एस्केप हो जाएगी, यानी कि वेंट्रिकुलर एस्केप भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि लगातार क्या आता जा रहा है, एट्रिया तो जो है उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन या सिस्टोल आने वाली वेव तो क्या हो रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद वो कंटिन्यू आ रही है, तो बीच में कौन गायब हो गई, वरना एट्रिया के कॉन्स्ट्रिक्शन करने के बाद में नेक्स्ट कौन करना चाहिए, वेंट्रिकल्स, लेकिन अब कौन करते जा रहे हैं, एट्रिया, तो वेंट्रिकुलर एक्टिविटी क्या हो रही है, एस्केप हो रही है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो इसका रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू AVN, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो वो क्या हो गई है, ब्लॉक। ठीक है, और इसका काम क्या होता है पता है आपको, जो ऐसे नोड के द्वारा या ऐसे साइनोएट्रियल नोड के द्वारा जो इंपल्स पैदा किए जाते हैं 72 पर मिनट की रेट पे, उनको 15 से 20-25 तक कम करना, यानी कि 40 तक लेकर के आना, क्योंकि ये पेस सेट करने का काम करता है। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के ब्लॉक होने की स्थिति में आपको इस प्रकार का क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द इकोकार्डियोग्राम। तो ये हो तो आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर पर्सन की एवी नोड क्या है, ब्लॉक है। ठीक है बेटा। थर्ड अबनॉर्मल स्थिति आपको क्या मिल सकती है, द थर्ड अबनॉर्मल कंडीशन, और वी कैन से द कार्डियक डिजीज को जो शो कर रही है वो क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना, ये अपने आप में क्या एक गंभीर अवस्था है जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मतलब ही सिंपल सी आप ये समझिए कि सम पार्ट ऑफ द मायोकार्डियल मसल्स, यानी कि जो मायोकार्डियम है, हार्ट की मसल्स हैं, वो क्या हो गई हैं, डेड हो गई हैं। तो जो कंडीशन है वो क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, कार्डियक मसल्स का कुछ हिस्सा क्या हो गया है, डेड। और इनके डेड होने का मतलब ही क्या है कि हार्ट की एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि उसकी पंपिंग पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा बेटा, ST जो सेगमेंट है वो एलिवेटेड हो जाएगा।
ध्यान में रखना, और क्यू आर वेव एलोंगेटेड हो जाएगी। तो सिंपली अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये देखिए, ये कौन सी वेव पी, ये फिर कौन सी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, ये लो जो क्यू आर है वो क्या हो रही है बेटा, एलोंगेट, ठीक है, और ये लो साहब एस टी सेगमेंट वहीं पे नीचे नहीं आ रहा है, वहीं पे क्या हो गया, एलिवेट हो गया, और ये क्यू आर, ये एस और ये टी। अगर ऐसी वेव आ रही है तो समझ जाना कि व्यक्ति बहुत ही गंभीर अवस्था में है, हार्ट अटैक ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन ही हार्ट अटैक है। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर इसके बाद में अगली जो कंडीशन है उसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिक। मायोकार्डियल इस्चेमिक फिफ्थ जो अवस्था है, मायोकार्डियल इस्चेमिक। ठीक है, सिंपली एक बात समझें, यह है क्या अपने आप में, कोरोनरी आर्टरी जो है उसका ब्लॉक होना, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉक होना। और कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक होती है तो इसका मतलब कोरोनरी आर्टरी तो खुद हार्ट को या हार्ट की मसल सेल्स को क्या कर रही है, O2 और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब कार्डियक मसल्स को O2 की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, एनोक्सिया जिसको अपन कह सकते हैं उनके लिए, यानी कि O2 की सप्लाई उनके लिए क्या हो गई है, कम हो गई है। और एनोक्सिया जैसी स्थिति अगर आ जाती है वहां पे तो ऐसा अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, इससे पहले वाली जो अवस्था पढ़ी थी अपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, वो बिगिनिंग है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बिगिनिंग अवस्था ही क्या कहलाती है, मायोकार्डियल इस्चेमिक। और ऐसा जब होगा तो क्या होगा, इस स्थिति में इकोकार्डियोग्राम में आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड मिलेगा। डिप्रेस्ड को अपन यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए पी क्यू आर, ये एस, अब टी यहां आना चाहिए था कि यूं चला गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड। तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा, एस टी सेगमेंट अगर डिप्रेस्ड हो तो वो कौन सी कंडीशन है, सिंपली आप ध्यान में रखना, मायोकार्डियल इस्चेमिक या इस्चेमिया भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट। ठीक है ना, आपने एक चीज सुनी हो, रोमेटिक हार्ट अगर आपने सुना हो, या आर्टीरियो स्क्लेरोसिस, ये भी एक हार्ट डिजीज है, या आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। ठीक है, व्हाट इज दिस? सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि पी आर और पी क्यू इंटरवेल जो है उनकी लेंथन हो जाएगी। इंटरवेल अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग, ये टी वेव। ठीक है ना, इसको अपन ने क्या कहा था, यहां से लेकर के यहां तक पी आर इंटरवल, और यहां से लेकर के यहां तक जो आगे वाला था उसको अपन ने क्या कहा था, पी आर के बाद में ये क्यू टी इंटरवल। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर पीरियड है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू टी क्या, या पी क्यू इंटरवल भी अपन इसको बोल सकते हैं। ये लो पी और क्यू के बीच का इंटरवल। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो पी आर इंटरवल है, ठीक है, सिंपली आप यहीं पे समझें, पी क्यू को नहीं लें, पी आर इंटरवल जो है ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड जो इसमें ज्यादा लगेगा, 0.16 सेकंड की जगह पे समय क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। ठीक है ना, एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि एक पेनसा चुभन सी यहाँ पे अपने को लेफ्ट साइड में तीखी सी, जैसे कोई पिन चुभोई हो वैसी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और ये जो स्थिति है यहाँ पे, ये कैसी हो जाएगी, यानी कि ये इंटरवल जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रूमेटिक हार्ट। ठीक है, अब एक सिंपली एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप एक हार्ट बीट जो है
जिसके लिए मैंने अलग अलग समय बताए, उसमें टोटल जो टाइम यहां से लेकर के P और P के बीच का गैप, या अपने कहें T और T के बीच का जो गैप है, वो अपने आप में क्या है, एक हर्ट्ज साइकिल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और उसमें जो टोटल पीरियड टाइम अपने को लगेगा वो कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड। कैसे? सिंपली अपन ये कहते हैं कि 1 मिनट जो है उसके अंदर 72 टाइम्स हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, और हार्ट बीट करने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो टोटल टाइम पीरियड अपने को लगा वो कितना लगा, 0.8 सेकेंड। और वैसे भी ये कितना आ रहा है, व्हेन यू विल डिवाइड द 60 by 72, तो वो कितना आ रहा है, 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। जिसमें दो घटनाएं होंगी, क्या, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल किस किस का, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और डायस्टोल भी किसका, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो कार्डियक साइकिल जो है वो फिर अपन कल ये पढ़ेंगे। थैंक यू।